नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का 21 विपक्षी पार्टियों ने बहिष्कार का ऐलान किया, तो दूसरी तरफ अब तक 25 पार्टियों ने समारोह में जाने के लिए हामी भर दी। यानी नई संसद के उद्घाटन समारोह के लिए हो रहे शक्ति परीक्षण में भी बीजेपी विपक्ष पर भारी पड़ती दिख रही है। एनडीए में शामिल पार्टियों के अलावा भी कई राजनीतिक दलों ने कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता स्वीकार कर लिया है। बीजेपी समेत एनडीए में शामिल 18 पार्टियां नई संसद के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगी, जबकि बीजेडी, बीएसपी, टीडीपी वो पार्टियां हैं जो एनडीए में शामिल नहीं है, लेकिन उद्घाटन समारोह में शामिल होंगी। इसके साथ ही गैर एनडीए पार्टियां जिनमें अकाली दल, वाईएसआरसीपी, लोक जनशक्ति, पासवान गुट, जेडीएस शामिल है, इन्होंने भी उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए हाँ भर दी है। जेडीएस ने तो कांग्रेस के बहिष्कार के फैसले पर भी सवाल उठाए हैं। छत्तीसगढ़ असेंबली building foundation stone actually done by Sonia Gandhi and Rahul Gandhi. No governor has invited. एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि जब कर्नाटक में भी विकास सौदा का उद्घाटन हुआ था, तब राज्यपाल रमा देवी को आमंत्रित नहीं किया गया था। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्षी दलों को बहिष्कार के फैसले पर फिर से विचार करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि नए संसद भवन का उद्घाटन एक ऐतिहासिक अवसर है जो 21वीं सदी में फिर नहीं आएगा। इसलिए हर किसी को संसद और राष्ट्रपति को विवाद में घसीटने से बचना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जिन राजनीतिक दलों ने नई संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने का फैसला लिया है, वो उस पर फिर विचार करें। मैं यही आग्रह करूंगा कि जिन दलों ने समारोह के बहिष्कार का निर्णय लिया है, वे अपने फैसले पर राजनीतिक लाभ हानि से परे जाकर वो पुनर्विचार करें। इतना ही नहीं, रक्षा मंत्री ने विपक्ष से कहा कि उन्हें संवैधानिक सत्र और सार्वजनिक समारोह में अंतर समझना चाहिए। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा है कि संसद भवन का उद्घाटन लोकतंत्र का उत्सव है और इसे विवाद का विषय नहीं बनाना चाहिए। आप जानते हैं कि कुछ लोगों की ये कोशिश है, पर मुझे लगता है कि राजनीति की भी कुछ सीमा होनी चाहिए। विदेश मंत्री ने कहा कि नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह को पूरे देश को मिलकर मनाना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष से बहिष्कार के फैसले पर दोबारा विचार करने की अपील की, तो कांग्रेस ने उन्हें जवाब दिया और कहा कि प्रधानमंत्री को अपने फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए। क्योंकि संसद की मुखिया का अधिकार छीना जा रहा है, कांग्रेस ने फिर मांग की कि नई संसद का उद्घाटन संवैधानिक मुखिया से ही कराया जाए। मैं फिर कहूंगा प्रधानमंत्री जी, आप पुनर्विचार करिए। जो संवैधानिक मुखिया है, जो संसद की मुखिया है, उनके अधिकार को सिर्फ इसलिए मत छीनिए कि वो आदिवासी महिला है। प्रमोद तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री संसदीय मर्यादाओं पर कुठाराघात न करें। वहीं शिवसेना यूबीटी गुट के नेता संजय राउत उद्घाटन समारोह के आमंत्रण पत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का नाम न होने से गुस्से में दिखे। उन्होंने सवाल किया कि उपराष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपति को भी आमंत्रित नहीं किया गया है, तो क्या ये एक पार्टी का कार्यक्रम है? क्या इंदिरा जी ने वो किया, राजीव गांधी ने किया, वीपी सिंह ने वो किया, उसके ऊपर क्यों बात कर? मुद्दे की बात पते की करो। संजय राउत ने कहा कि ये कोई प्राइवेट प्रोग्राम नहीं है, देश का कार्यक्रम है, इसीलिए कम से कम राष्ट्रपति को तो बुलाना चाहिए। केंद्र पर हमला बोलने में समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि नए संसद भवन के उद्घाटन का अधिकार प्रधानमंत्री का नहीं बल्कि देश की राष्ट्रपति का है और राष्ट्रपति से नए संसद भवन का उद्घाटन न कराना मुल्क की रवायत के खिलाफ है। शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि पीएम मोदी अपने नाम और शोहरत के लिए नई संसद का उद्घाटन करना चाहते हैं। ये खुद अपने नाम और नमूने के लिए बहरहाल अपने हाथ से करना चाहते हैं। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने भी शफीकुर रहमान बर्क की बातों का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी वाहवाही लूटने के लिए नई संसद का उद्घाटन कर रहे हैं। सस्ती शोहरत के लिए काम मोदी जी करते हैं, क्योंकि वो हर जगह नेम प्लेट अपना चाहते हैं। कांग्रेस समेत 19 पार्टियों ने साझा बयान जारी कर नई संसद के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन कर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। नए संसद भवन का उद्घाटन कार्यक्रम 2 चरणों में होगा। पहले चरण में मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना होगी।
उद्घाटन समारोह से पहले की रस्में करीब 8 बजे सुबह शुरू होंगी। संसद भवन परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास पंडाल में इसे आयोजित किए जाने की संभावना है। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और सरकार के कुछ वरिष्ठ मंत्रियों के शामिल होने की संभावना है। पूजा के बाद सभी नए संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा का निरीक्षण करेंगे और इसके बाद लोकसभा स्पीकर की कुर्सी के ठीक बगल में सेंगोल स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए इसे डिजाइन करने वाले मूल जौहरी और तमिलनाडु के पंडित मौजूद रहेंगे। पहले चरण के कार्यक्रम के सुबह करीब 9:30 बजे समाप्त होने की संभावना है। उद्घाटन समारोह के दूसरे चरण की शुरुआत दोपहर में लोकसभा में राष्ट्रगान के साथ होगी। इसके बाद राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ का लिखित बधाई संदेश पढ़ेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी लिखित संदेश पढ़ा जाएगा। इस दौरान नई संसद के निर्माण की प्रक्रिया, भवन और उसके महत्व के बारे में 2 लघु फिल्में भी दिखाई जाएंगी। इस अवसर पर राज्यसभा में विपक्ष के नेता के भाषण के लिए एक स्लॉट भी रखा गया है। पीएम मोदी 75 रुपए का एक सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेंगे और इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी का भाषण भी होगा। अंत में लोकसभा महासचिव धन्यवाद प्रस्ताव देंगे। बायकॉट गैंग के जवाब में बीजेपी ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया और कांग्रेस से सवाल पूछा कि सोनिया गांधी ने सांसद रहते हुए कैसे छत्तीसगढ़ और मणिपुर की विधानसभा का उद्घाटन किया था। इसके साथ ही बीजेपी ने अपील की कि राष्ट्रपति को इस विवाद में न लाया जाए। बीजेपी ने कहा कि ये संसद के नए सत्र का नहीं बल्कि संसद के नए भवन का उद्घाटन है। कांग्रेस पार्टी का मुझे अब जवाब देना है, वो क्या इस बिल्डिंग के शिलान्यास में आए थे क्या? बस उनको विरोध करना है। रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के लोगों ने आज तक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर फूल नहीं चढ़ाए, यहाँ तक कि वो वॉर मेमोरियल पर भी नहीं गए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने राष्ट्रपति का अपमान किया। नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के इनॉग्रेशन का बहिष्कार देश के नागरिकों का बहिष्कार है। स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस स्पष्ट करे कि छत्तीसगढ़ और मणिपुर के संवैधानिक इमारतों के उद्घाटन के समय सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति से बात की थी। संसद भवन की नई इमारत का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से करवाने के लिए दाखिल याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से ही इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता से कहा कि हमारी समझ से परे है कि आप इस मसले पर कोर्ट क्यों आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मसला आर्टिकल 32 के तहत सुनवाई लायक नहीं है। कोर्ट ने बोला ये केस कोर्ट का काम नहीं है, ऐसे वाला इंटरफेरेंस करने से कोर्ट पास कर नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि आप गनीमत समझिए कि हम आप पर जुर्माना नहीं लगा रहे हैं। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई थी कि राष्ट्रपति का पद संवैधानिक प्रमुख का है, जिस वजह से उन्हें ही संसद की नई इमारत का उद्घाटन करना चाहिए। हम कोर्ट का हमेशा स्वागत करते हैं, संविधान का स्वागत करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से ये मुर्मू जी के ऊपर अपना गेम खेल रहे हैं, पहले तो वीर सावरकर पर चल रहे थे, फिर उन्होंने कहा वो नहीं चलने वाला है, चलो मुर्मू जी वाला। दुष्यंत गौतम ने कहा कि सोनिया गांधी कुछ न होते हुए भी संवैधानिक संस्थाओं का उद्घाटन करती रही है। 28 मई को नई संसद का उद्घाटन होगा, लेकिन उससे पहले उसकी पहली झलक सामने आ गई है। संसद भवन देखने में काफी खूबसूरत दिखाई दे रहा है। नए संसद भवन को तिकोने आकार में डिजाइन किया गया है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों का डिजाइन एक जैसा ही रखा गया है, सिर्फ रंग अलग अलग है। तो ये देखिए, गोल संसद जो कि पुरानी संसद है उसके भी साथ में तिकोनी संसद को बनाया गया है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों का जो डिजाइन है वो बिल्कुल एक जैसा है। ये देखिए, सिर्फ रंग का फर्क है। संसद भवन के द्वार पर बड़े बड़े अक्षरों में सत्यमेव जयते लिखा है। इसके फ्लोर का प्लान राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर रखा गया है। नई लोकसभा में धम्म चक्र के ठीक नीचे स्पीकर का आसन है। आसन के बाईं तरफ यानी प्रधानमंत्री की कुर्सी के ठीक सामने लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता बैठेंगे। संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा में टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया गया है। हर सांसद की सीट के आगे स्क्रीन लगाई गई है। लोकसभा में 888 सांसद बैठ सकते हैं और राज्यसभा में 384 सांसद बैठ सकते हैं। दोनों सदन में सांसद वोटिंग के लिए खास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। विजिटर्स गैलरी में भी 336 से ज्यादा लोगों के बैठने की क्षमता है। प्रधानमंत्री मोदी ने नई संसद भवन का वीडियो ट्वीट करते हुए देश के लोगों से खास अपील की है। उन्होंने लोगों से नई संसद के वीडियो को अपने वॉइस ओवर के साथ सोशल मीडिया पर शेयर करने की अपील की है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि ऐसा करते वक्त #MyParliament
माई प्राइड का इस्तेमाल करना ना भूलें। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो कुछ लोगों के ट्वीट को रीट्वीट भी करेंगे। जम्मू कश्मीर में हुई G20 की बैठक को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। और हम आपको बता दें, ये खबर हम आपको दिखाएंगे, आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह को लेकर बवाल के बीच एक नया विवाद सामने आ गया है और इस बार सेनेगल यानी राजदंड को लेकर नई बहस शुरू हो चुकी है, जिसे मोदी सरकार नए संसद भवन में रखने जा रही है। सरकार का दावा है कि इस सेनेगल को आजादी के प्रतीक के तौर पर 1947 में जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया था। हालांकि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया है कि सेनेगल को लेकर झूठा नैरेटिव पेश किया जा रहा है। उन्होंने ट्वीट किया कि माउंटबेटन, राजाजी और नेहरू से जुड़ा कोई ऐसा दस्तावेज नहीं जो प्रमाणित करे कि ये राजदंड अंग्रेजों से भारत को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल हुआ था। इससे जुड़े सभी दावे फर्जी हैं और कुछ लोगों की दिमागी उपज है। जयराम रमेश ने ये भी आरोप लगाया कि पीएम और उनकी वाहवाही करने वाले इस राजदंड का इस्तेमाल तमिलनाडु में सियासी फायदा उठाने के लिए कर रहे हैं। जयराम रमेश ने कहा कि ये सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मिला हुआ ज्ञान है जिसे बीजेपी फैला रही है। कांग्रेस के आरोपों के बाद सेनेगल से जुड़े साल 1947 के कुछ दस्तावेज भी सामने आए, जिनसे पता चला कि सेनेगल सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक था। जिसके बाद खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर पलटवार किया। अमित शाह ने एक के बाद एक 2 ट्वीट करके आरोप लगाया कि कांग्रेस इतिहास को झुठला रही है। उन्होंने ट्वीट किया कि अब कांग्रेस ने एक और शर्मनाक अपमान किया है। एक पवित्र शैव मठ थिरुवदुथुराई अधिनम ने खुद भारत की आजादी के वक्त सेनेगल की अहमियत के बारे में बताया था। कांग्रेस अधिनम के इतिहास को झूठा बता रही है। कांग्रेस को अपने व्यवहार पर विचार करने की जरूरत है। अमित शाह ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा कि कांग्रेस भारतीय परंपराओं और संस्कृति से इतनी नफरत क्यों करती है। भारत की स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में तमिलनाडु के एक पवित्र शैव मठ ने पंडित नेहरू को एक पवित्र सेनेगल दिया था, लेकिन इसे चलने की छड़ी समझकर एक संग्रहालय में भेज दिया गया था। दरअसल 1947 के बाद इस सेनेगल को प्रयागराज के संग्रहालय में रख दिया गया था। संग्रहालय में इसे नेहरू जी की वॉकिंग स्टिक बताया गया। हालांकि सेनेगल से जुड़े इतिहास को देश के पहले गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी के परिवार ने भी साझा किया। राजा जी के परपोते CR केशवन ने बताया कि सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर इस राजदंड का इस्तेमाल किया गया था, जिसकी सलाह खुद सी राजगोपालाचारी ने नेहरू जी को दी थी। So when Nehruji asked him, Rajaji did his own research, spoke to people, and then advised Nehruji that it is an ancient Indic civilizational tradition that when power is transferred, they use this sacred scepter or sengol, and it is given by the high priest of the state to the new king. And this could be followed when the transfer of power happens from Britain to India. राजा जी की सलाह पर नेहरू जी के हामी भरने के बाद चेन्नई में सेनेगल बनाया गया। इसकी पुष्टि उस परिवार के सदस्य भी कर रहे हैं जिन्होंने सेनेगल बनाया था। और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, नई संसद के विरोध से जुड़ी हुई है बड़ी खबर। नई संसद उद्घाटन विवाद पर पूर्व नौकरशाहों ने पत्र लिखा है। पूर्व नौकरशाहों और राजदूत के साथ इस चिट्ठी में शिक्षाविदों के भी नाम है। चिट्ठी में विपक्ष के बहिष्कार की निंदा की गई है। कुल 270 लोगों का इस विरोध में पत्र अब सामने आया है। तो नौकरशाह, शिक्षाविद सभी ने विपक्ष के बहिष्कार की निंदा की है। नौकरशाह और राजदूत ने यह पत्र लिखा है जिसमें कुछ शिक्षाविदों ने भी साथ दिया है और लगभग 270 लोग हैं जिन्होंने इस विरोध में यह पत्र लिखा है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में महापौर शपथ ग्रहण कार्यक्रम हंगामे की भेंट चढ़ गया। यहां बीजेपी पार्षदों का AIMIM के एक पार्षद से वंदे मातरम ना गाने को लेकर विवाद शुरू हुआ और देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि बीजेपी के पार्षदों ने AIMIM पार्षद की पिटाई तक कर डाली। और जो तस्वीरें सामने आई उसमें पहले सब कुछ ठीक ठाक चलता दिखाई दिया। मंच पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया जा रहा था, जिसमें बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी मौजूद थे। जिस समय वंदे मातरम गाया जा रहा था, राष्ट्रगीत के सम्मान में सभी लोग अपनी कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए, लेकिन आरोप है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के पार्षद और कार्यकर्ता अपनी सीट पर ही बैठे रहे, जिसके बाद विवाद बढ़ गया।
कुछ बीजेपी नेताओं ने जब उन्हें राष्ट्रगीत ना गाते देखा तो आपत्ति जता दी। और बीजेपी नेताओं की आपत्ति जताने के बाद दोनों तरफ से बहसाबहसी शुरू हो गई। कुछ ही देर में बीजेपी पार्षद बहस करते हुए एआईएमआईएम पार्षद के पास पहुंच गए और धक्का मुक्की करने लगे। गुस्साए बीजेपी पार्षदों और कार्यकर्ताओं ने एआईएमआईएम पार्षद और उसके समर्थकों को घेर लिया और मारपीट शुरू कर दी। हंगामे को बढ़ता देख पुलिस तुरंत एक्शन में आई और दोनों पक्षों को एक दूसरे से अलग कराया, लेकिन विवाद तब भी शांत नहीं हुआ। प्रोग्राम ठीक ठाक चल रहा था वंदे मातरम का, हम लोग भी खड़े हुए। खड़े होने के बाद वंदे मातरम जो एक बार हो गया वही होना चाहिए, फिर वो गलत हुआ, फिर दोबारा से हुआ, हम लोग फिर भी खड़े हो गए। तो बीजेपी के कुछ गुंडे आने के बाद बोले कि तुम लोग वंदे मातरम क्यों नहीं पढ़ रहे? अरे भाई खड़े तो हैं, और लेकिन बस इसी बात को लेकर के विवाद हो गया। भारी हंगामे को देखते हुए पुलिस को अतिरिक्त फोर्स बुलानी पड़ी, तब जाकर हंगामा शांत हुआ। जम्मू कश्मीर में हुई G20 बैठक को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। श्रीनगर में G20 के दौरान पाकिस्तान ने रोहिंग्याओं को आतंक फैलाने की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से पाकिस्तान की साजिश नाकाम कर दी गई। यूपी में धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर को लेकर सीएम योगी फिर सख्त हो गए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद बुलंदशहर में 3 धर्मगुरुओं के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। वहीं मंदिर मस्जिद में लगे लाउडस्पीकर भी हटाए गए। उत्तराखंड में अवैध मजारों को हटाने का काम जारी है। सीएम पुष्कर धामी ने कहा कि जिन लोगों ने धार्मिक आड़ में अतिक्रमण किया है वो सभी कार्रवाई की जद में आने वाले हैं। राजस्थान के जयपुर में देर रात आए आंधी तूफान ने भारी तबाही मचाई। तूफान की चपेट में आने से कई घर गिर गए, जबकि सैकड़ों पक्षियों की मौत हो गई। केंद्र की सत्ता में मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो गए। आज ही के दिन 26 मई 2014 को राष्ट्रपति भवन में नरेंद्र मोदी ने देश के 15वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी, जिसके बाद से अब केंद्र की सत्ता में मोदी सरकार के 9 साल का कार्यकाल पूरा हो गया। इस मौके को खास बनाने के लिए बीजेपी देश भर में महासंपर्क अभियान मनाने की तैयारी में जुटी है, जिसके तहत बीजेपी 160 लोकसभा सीटों पर महासंपर्क अभियान मनाएगी। 1 महीने का ये महासंपर्क अभियान 30 मई से 30 जून तक चलेगा, जिसमें केंद्रीय मंत्रियों को 4 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। इन अलग अलग 4 लोकसभा सीटों पर उन्हें 2 दिन गुजारने होंगे, यानी 1 महीने में ये मंत्री 8 दिनों तक इन लोकसभा सीटों पर रहेंगे। इसके साथ ही संगठन पदाधिकारियों और बड़े नेताओं को भी जिम्मेदारी दी गई है, जो लोकसभा की इन 160 सीटों पर महासंपर्क अभियान चलाकर लोगों तक मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाएंगे और उनकी राय लेंगे, जिसके आधार पर 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी की रणनीति बनाई जाएगी। क्योंकि लोकसभा की ये वो 160 सीटें हैं जहां बीजेपी कमजोर मानी जाती है, या फिर इन सीटों पर बीजेपी दूसरे नंबर पर रही, या फिर कभी जीते ही नहीं। लिहाजा 1 महीने में इन सीटों पर तैनात मंत्री और संगठन के बड़े नेता जनसंपर्क अभियान के जरिए आगे की रणनीति तैयार करेंगे। अलग अलग राज्यों में जिन केंद्रीय मंत्रियों की तैनाती तय हुई है, उनमें एस जयशंकर दिल्ली में रहेंगे, जम्मू कश्मीर में हरदीप सिंह पुरी रहेंगे, निर्मला सीतारमण को कर्नाटक की जिम्मेदारी दी गई है, भूपेंद्र यादव महाराष्ट्र में और पीयूष गोयल राजस्थान में रहेंगे, जबकि धर्मेंद्र प्रधान और स्मृति ईरानी पश्चिम बंगाल में होंगे। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया, अर्जुन राम मेघवाल, वी मुरलीधरन और किरेन रिजिजू को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। पिछले 9 साल में जो सचमुच जो परिवर्तन जो आया, जो अगर आप जो बड़े योजनाएं भी देखें, जो परिवर्तन जिसके बारे में मैं कह सकता हूं दुनिया बात कर रही है आजकल। केंद्रीय मंत्रियों के अलावा विजय रूपाणी, संबित पात्रा, बिप्लब देव समेत कई बड़े नेताओं को भी इस महासंपर्क अभियान की जिम्मेदारी दी गई है। केंद्र की सत्ता में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर कांग्रेस ने कई मुद्दों पर बीजेपी को घेरने की कोशिश की। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि 9 सालों में मोदी सरकार ने जनता से किया एक भी वादा पूरा नहीं किया और जनता इसका करारा जवाब देगी। कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए दावा किया कि बीजेपी से जनता उब चुकी है और कर्नाटक चुनाव इसका सबूत है, जहां जनता ने सीधे तौर पर बीजेपी सरकार को नकार दिया। कांग्रेस ने नाकामी के 9 साल के नाम से एक ट्वीट करते हुए लिखा कि आज मोदी सरकार को 9 साल हो गए। ये नाकामी के 9 साल हैं, देश की बदहाली के 9 साल हैं। इन 9 सालों में लोगों को महंगाई, बेरोजगारी की मार झेलनी पड़ी। मोदी सरकार ने अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया, बस तारीख पर तारीख देते रहे। इसके अलावा कांग्रेस ने सबको घर देने, किसानों की आय दोगुनी करने, काला धन लाकर 15 लाख देने का वादा, जीएसटी, अग्निवीर और सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग के मुद्दे पर भी मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की।
देश में चीतों का इकलौता घर यानी मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क धीरे धीरे उनकी कब्रगाह बनता जा रहा है, क्योंकि बीते 2 महीनों में कूनो नेशनल पार्क में 6 चीतों की मौत हो चुकी है। गुरुवार यानी 25 मई को मादा चीता ज्वाला के 2 शावकों ने दम तोड़ दिया। कूनो नेशनल पार्क में तैनात डॉक्टर तमाम कोशिशों के बाद भी दोनों शावकों को नहीं बचा पाए। 3 दिन पहले मंगलवार 23 मई को मादा चीता ज्वाला के पहले शावक की मौत हुई थी। ज्वाला के 4 शावकों में अब सिर्फ 1 बचा है और उसकी भी हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। कूनो नेशनल पार्क में चीतों की मौत का सिलसिला 26 मार्च को शुरू हुआ, जब नामीबिया से लाई गई शाशा नाम की मादा चीता ने दम तोड़ा था, और इसके बाद 23 अप्रैल को दक्षिण अफ्रीका से लाए गए उदय नाम के चीता की मौत कूनो नेशनल पार्क में ही हुई थी। 9 मई को मादा चीता दक्षा की मौत हुई, जो अपने ही साथी चीते के पंजा मारने से घायल हो गई थी। इसके बाद 23 मई को ज्वाला के पहले बच्चे की जान चली गई और 25 मई को ज्वाला के 2 और बच्चों ने भी दम तोड़ दिया। 2 महीने में 6 चीतों की मौत से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बेहद नाराज नजर आए और उन्होंने कूनो नेशनल पार्क के सभी अफसरों को बैठक के लिए तलब किया। चीतों की मौत के बारे में एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय है। कुछ का कहना है कि छोटे इलाके में रखे जाने की वजह से कई चीते डिप्रेशन में चले गए, जिसकी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई। तो वहीं कुछ एक्सपर्ट्स मध्य प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी को भी चीतों की मौत की वजह बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और अगली खबर आपको बता दें, माफिया अतीक और अशरफ की हत्या हुए गुरुवार को 40 दिन पूरे हो गए हैं। इस्लाम धर्म की रिवायत के मुताबिक गुरुवार को अतीक और अशरफ का 40वां था। पुलिस को उम्मीद थी कि शाइस्ता कब्र पर फूल चढ़ाने जरूर आएगी, लेकिन अतीक अशरफ को एक फूल तक नसीब नहीं हुआ। भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने की नसीहत दी। उन्होंने अनाथ आश्रम से बच्चों को गोद लेने का विरोध किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने राहुल गांधी को नया पासपोर्ट बनवाने की इजाजत दे दी है। संसद सदस्यता जाने के बाद राहुल ने अपना राजनयिक पासपोर्ट जमा कर दिया था। मुंबई से अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम के भतीजे आरिफ को गिरफ्तार किया गया है। यूपी पुलिस की लिस्ट में आरिफ घोषित अपराधी था, जिसके बाद उसे मुंबई से आजमगढ़ लाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के खंडवा में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर बीजेपी पर विवादास्पद बयान दे दिया है। दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया है कि बीजेपी का पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से संबंध है, और इस बात को खुद आईएसआई ने प्रमाणित किया है। दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाते हुए ये दावा भी किया कि बीजेपी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जिसको कि आईएसआई ने प्रमाणित किया है कि वो उनका पक्ष लेती है। दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी आईटी सेल के लिए काम करने वाला ध्रुव सक्सेना जासूसी के लिए आईएसआई से पैसा ले रहा था। दिग्विजय ने बजरंग दल के बलराम सिंह और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं पर भी आईएसआई के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया। उन्होंने प्रमाण दिए ध्रुव सक्सेना भोपाल का आईटी का प्रमुख, वो आईएसआई से पैसा ले रहा था जासूसी करने के लिए। दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से सवाल पूछा कि इन लोगों के घर क्यों नहीं गिराए गए। दिग्विजय सिंह ने जासूसी मामले में शिवराज सरकार को घेरते हुए ये सवाल भी पूछा कि ध्रुव सक्सेना समेत बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के इन कार्यकर्ताओं पर एनएसए के तहत कार्रवाई क्यों नहीं की गई, जबकि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने खुद इस बात के प्रमाण दिए थे। दिग्विजय सिंह के इन आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। हिंदू या राष्ट्रभक्त संगठनों की बात आएगी, वहाँ जरूर दिग्विजय सिंह बोलते मिलेंगे, कभी पीएफआई पे सिमी पे बोलते ही नहीं मिलेंगे जाकिर नाइक पे। नरोत्तम मिश्रा ने आरोप लगाया कि दिग्विजय सिंह को बजरंग दल ही गुंडा नजर आता है, लेकिन पीएफआई और सिमी उनको कभी गुंडा नजर नहीं आता। बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गुजरात के दौरे पर हैं। इस दौरान वो अहमदाबाद में देवकी नंदन महाराज की कथा के मंच पर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए एक बार फिर हिंदू राष्ट्र का संकल्प दोहराया। हमारे बड़े भैया का और दास का जो संकल्प है भारत में हिंदू राष्ट्र का और भगवान कृष्ण कन्हैया को अपने जगह पर स्थापित करवाने का, निश्चित रूप से आप लोगों की भूमिका उसमें अहम होगी। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी है, इसलिए सनातनियों को जगाने का समय है। अब भागने का समय नहीं है, अब तो सनातन और हिंदुत्व के लिए और कृष्ण भगवान के लिए जागने का समय है। इस दौरान बागेश्वर बाबा ने सनातनियों से एक होने की भी अपील की। सनातनी तो हो ही हो, लेकिन अपने नाम के आगे अगर कोई पूछे तो अब जात पात का नाता तोड़ो, हम सब हिंदू एक है, ऐसा मुख से बोलो।
गुजरात आने से पहले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का मध्य प्रदेश के बालाघाट में दिव्य दरबार लगा। इसमें बाबा ने एक के बाद एक कई लोगों की पर्चियां निकाली और तभी एक बांग्लादेशी युवती का भी नंबर आया, जो YouTube पर बाबा के प्रवचन सुनकर काफी प्रभावित दिखी। लग रहा है कि सनातन धर्म के अलावा कोई धर्म हो ही नहीं सकता। जनाब नाम में इतना सुकून मिलता है कि मेरे को इतना बरसों से इतना सुकून नहीं मिला। बागेश्वर बाबा से मिलने के बाद युवती काफी भावुक दिखाई दी। उसने कहा कि वो बाबा को अपना भाई मानती है और सनातन धर्म अपनाना चाहती है। किसी दबाव में, किसी के कहने पर मैंने किसी मजबूरी से भी नहीं आई हूँ, किसी के दबाव में भी नहीं आई हूँ। मैंने बस किसी ने बुलाया तो नहीं? नहीं हम तो आप काय पे देखती थी हमें बहन? कि मोबाइल पर देखती थी? यूट्यूब में। चूँकि धीरेन्द्र शास्त्री पर कई तरह के आरोप लगते रहे हैं, इसलिए उन्होंने कई बार पूछा कि उसके ऊपर किसी तरह का दबाव तो नहीं है। ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जेरोधा के फाउंडर नितिन कामत ने देश के लोगों की सेहत से जुड़ा एक हैरान करने वाला डेटा अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। नितिन कामत ने वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स का हवाला देते हुए लिखा है कि 140 करोड़ की आबादी वाले भारत में सिर्फ 50 लाख लोग ही नियमित तौर पर जिम जाते हैं। देश की आबादी के लिहाज से देखें तो सिर्फ 0.2% भारतीय ही जिम में रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं। कामत ने एक्सरसाइज को सबके लिए जरूरी बताते हुए लिखा कि उम्र बढ़ने के साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। कामत के मुताबिक ज्यादातर लोगों को लगता है कि जिम जाना और एक्सरसाइज करना नौजवानों का काम है, जबकि 40 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए कसरत सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 40 की उम्र के बाद लोगों की हड्डियां कमजोर होने लगती हैं और बोन मास हर साल तकरीबन 1% तक कम होने लगता है। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के आंकड़े बताते हैं कि जिम जाने के मामले में नॉर्वे पहले नंबर पर है, जहां की 22% आबादी नियमित तौर पर व्यायाम करती है। दूसरे नंबर पर स्वीडन है, जहां 22% लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं। इस लिस्ट में तीसरा नाम अमेरिका का है, जहां की 21.2% नियमित तौर पर कसरत करने वाली आबादी है। द केरला स्टोरी के बाद एक और फिल्म द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल अब विवादों में आ गई है। 1 महीने पहले ही फिल्म का ट्रेलर सामने आया था। अब फिल्म के डायरेक्टर के खिलाफ पश्चिम बंगाल में FIR दर्ज हो गई है। फिल्म के ट्रेलर में दावा किया गया था कि बंगाल के हालात कश्मीर से भी बदतर होते जा रहे हैं। गाजियाबाद में दूसरे धर्म के दोस्तों के साथ घूमना एक मुस्लिम लड़की को भारी पड़ गया। कुछ लड़के लड़की से बदसलूकी करने लगे और उसका नकाब उतारने की कोशिश की। JDU अध्यक्ष ललन सिंह ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर उन्होंने कहा कि मोदी जी के मुंह से जो निकला वही कानून बन जाता है और आजकल यही चल रहा है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में कुदरत ने कहर बरपाया। यहाँ आकाशीय बिजली गिरने से 23 मवेशियों की मौत हो गई। पाकिस्तान की सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीवी समेत 80 लोगों के देश से बाहर जाने पर रोक लगा दी है। इन लोगों के नाम नो फ्लाई लिस्ट में डालकर देश के सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को सूचित कर दिया गया है। हालांकि इमरान खान ने शहबाज शरीफ सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए ट्वीट किया कि मैं ECL में अपना नाम डालने के लिए सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि मेरी विदेशी यात्रा की कोई योजना नहीं है, क्योंकि ना तो विदेश में मेरी कोई प्रॉपर्टी या बिजनेस है और ना ही देश के बाहर कोई बैंक खाता। अगर मुझे छुट्टी का मौका मिलेगा तो हमारे उत्तरी पहाड़ों में मनाऊंगा, जो पृथ्वी पर मेरी पसंदीदा जगह है। साथ ही PTI की लॉयर्स विंग इंसाफ लॉयर्स फोरम ने 9 और 10 मई को हुई हिंसा की घटनाओं की जांच के लिए JIT के गठन के लिए पेशावर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। कुल मिलाकर इमरान खान ने साफ कर दिया कि वो देश में रहकर ही अपनी लड़ाई लड़ेंगे। दरअसल पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और PTI प्रमुख इमरान खान पर सेना और सरकार का शिकंजा कसता जा रहा है। पंजाब पुलिस की माने तो 9 मई को हुई हिंसा का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि इमरान खान ही थे। पंजाब प्रांत के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर की माने तो सैन्य ठिकानों पर हमलों की साजिश रचने में इमरान खान और उनकी पार्टी के नेता शामिल थे। पंजाब पुलिस ने 400 से ज्यादा फोन कॉल रिकॉर्ड को खंगाला, जिससे पता चला कि 9 मई की हिंसा में इमरान भी शामिल थे। इमरान खान और उनकी पार्टी के नेताओं ने लोगों को उकसाया था। अगर पंजाब पुलिस के दावों में दम है तो फिर इमरान खान का जेल की चक्की पीसना लगभग तय हो जाएगा। अदालत से मिली बेल भी उन्हें जेल जाने से नहीं बचा पाएगी। दरअसल पाकिस्तान की सेना ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि 9 मई को हुई हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। आर्मी एक्ट के तहत अगर कोई दोषी साबित होता है तो उसे 7 साल तक की सजा हो सकती है।
हालांकि इमरान खान ने इससे बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने अदालत में याचिका दायर कर कहा है कि देश में अघोषित रूप से मार्शल लॉ लगा दिया गया है। सभी सरकारी कार्य सेना के निर्देशों के मुताबिक हो रहे हैं। सरकार ने राजधानी इस्लामाबाद और 3 प्रांतों में अनुच्छेद 245 लागू कर दिया है। आम नागरिकों पर सेना की अदालत में मुकदमा चलाना असंवैधानिक है। सेना और पुलिस कानून का उल्लंघन करते हुए पीटीआई के कार्यकर्ताओं और नेताओं को झूठे मामलों में गिरफ्तार कर रही है। वहीं इमरान खान से बदला निकालने पर आमादा पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने एक बार फिर से कहा कि 9 मई को हिंसा की साजिश रचने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। कुल मिलाकर यह कहना गलत नहीं होगा कि किसी भी वक्त सेना इमरान की गिरफ्तारी तक पहुंच सकती है। साउथ कोरिया में आसमान में उड़ रहे हवाई जहाज का एक यात्री ने दरवाजा खोल दिया। जिस समय विमान का दरवाजा खोला गया, विमान 700 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। दरवाजा खोलते ही हवाई जहाज में तेज हवा भरने लगी, जिससे यात्री सहम गए। हालांकि विमान की जल्द ही सेफ लैंडिंग करा ली गई। मेक्सिको का सबसे खतरनाक एल पोपो ज्वालामुखी फट गया है। ज्वालामुखी से धुएं और राख का गुबार निकल रहा है, जिससे 30 लाख लोगों की जान पर आफत आ गई है। स्पेन के कई शहरों पर बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। मूसलाधार बारिश होने से बिजली सप्लाई पर असर पड़ा है, जबकि लोगों का कामकाज भी ठप है। यूक्रेन से जारी युद्ध के बीच रूस ने काला सागर में यूक्रेन के 3 टोही जहाजों को नष्ट करने का दावा किया है। रूस ने हमले का एक वीडियो भी जारी किया है। नासा ने न्यूजीलैंड से अपने ट्रॉपिक्स मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। इस मिशन से तूफान की स्टडी करने में बड़ी मदद मिलेगी। छत्तीसगढ़ के अंतागढ़ में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां एक फूड इंस्पेक्टर ने अपना महंगा फोन तलाश करने के लिए बांध के तालाब में जमा 21 लाख लीटर पानी को बहा दिया और इसके लिए बाकायदा 4 दिन तक मोबाइल सर्च ऑपरेशन चलाया गया। घटना 21 मई को हुई, जब छत्तीसगढ़ के अंतागढ़ के फूड इंस्पेक्टर राजेश विश्वास अपने दोस्तों के साथ परलकोट जलाशय गए। इस दौरान सेल्फी लेते वक्त उनका महंगा फोन पानी में गिर गया, जिसकी कीमत करीब 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। पहले आसपास के लोगों को मोबाइल ढूंढने में लगाया गया। बात नहीं बनी तो गोताखोर बुलाए गए। उनसे भी बात नहीं बनी तो फूड इंस्पेक्टर ने अपने विभाग के राशन दुकानों के सेल्समैन बुलाए और उनकी मदद से मोबाइल तलाशने की कोशिश की। इसके बाद भी मोबाइल नहीं मिला तो राजेश विश्वास ने तालाब ही खाली करवाना शुरू कर दिया। एसडीओ साहब से बात करने के बाद उन्होंने कहा, चूंकि वो पानी किसान के द्वारा यूजेबल नहीं है, वो एक स्टोर में रहता है, इसलिए बोला कि आप 4 फीट पानी खाली कर लीजिए अगर ऐसा कुछ है तो। फूड इंस्पेक्टर ने कहा है कि उनके मोबाइल में कई अहम विभागीय जानकारियां हैं और इसलिए उसका मिलना बेहद जरूरी है। काफी तलाशने के बाद भी जब महंगा मोबाइल नहीं मिला तो फूड इंस्पेक्टर ने एसडीओ से इजाजत लेकर 10 फीट गहरे तालाब को 3 फीट तक खाली करवा दिया। जब इस मामले ने तूल पकड़ा तो फूड इंस्पेक्टर अब दलील दी कि तालाब का पानी निकालने से किसी का कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वो पानी इस्तेमाल के लायक था ही नहीं। लाखों लीटर पानी तालाब से निकाले जाने के बाद फूड इंस्पेक्टर ने कहा कि मोबाइल ढूंढने के लिए जो पानी निकाला गया वो बर्बाद नहीं हुआ है। वो पानी मैं जो खाली किया था, वो पानी मैं खाली करके नहर में ही डाला था, तो पानी यूजेबल नहीं था, मैं वो पानी यूजेबल कंडीशन में ला दिया। तालाब से पानी निकालने के लिए फूड इंस्पेक्टर ने अपने खर्च पर डीजल पंप लगवाया और 2-3 दिन तक पानी निकाला गया। लेकिन गांव के सरपंच और स्थानीय किसानों का कहना है कि तालाब का पानी निकाले जाने से उन्हें नुकसान हुआ है, क्योंकि इस पानी का इस्तेमाल खेती के लिए कर सकते थे। छत्तीसगढ़ का ये वो इलाका है जहां गर्मी के मौसम में पानी की एक एक बूंद कीमती है। वहां एक मोबाइल के लिए सरकारी अफसर ने 21 लाख लीटर पानी ऐसे बहा दिया जैसे तालाब, बांध, पानी ये सब उसकी अपनी जागीर हो। डैम के तालाब से एक फोन के लिए पूरा पानी खाली करवाने के मामले में अब राजनीति भी गर्मा गई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी ट्वीट कर भूपेश बघेल की सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा कि दाऊ भूपेश बघेल की तानाशाही में अधिकारी प्रदेश को पुश्तैनी जागीर समझ बैठे हैं। आज भीषण गर्मी में लोग टैंकरों के भरोसे हैं, पीने तक के पानी की व्यवस्था नहीं है। वहीं अधिकारी अपने मोबाइल के लिए लगभग 21 लाख लीटर पानी बहा रहे हैं। इतने में 1,500 एकड़ खेत की सिंचाई हो सकती थी। छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री ने मामले का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई का आश्वासन दिया है। किसी ने भी हमारे संज्ञान में इस बात को नहीं लाया है, न ही कोई शिकायत प्राप्त हुई है। मैं जरूर इसका संज्ञान लूंगा और जो तथ्य आएंगे उसके अनुसार मैं इस पर आगे कार्रवाई करूंगा। लेकिन सवाल ये है कि अगर सरकार के नुमाइंदों को ही अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है तो आम जनता अपनी परेशानियों का समाधान किससे मांगेगी?
दुनिया में भारत के बढ़ते रुतबे से चीन बुरी तरह बौखलाया हुआ है। लद्दाख और अरुणाचल में एलएसी पर जारी तनातनी के बीच अब चीन उत्तराखंड में भी विवाद का नया मोर्चा खोलने में जुटा हुआ है। इंटेलिजेंस महकमे की खबर है कि चीन उत्तराखंड से सटी सीमा पर खास तरह के बॉर्डर डिफेंस विलेज बना रहा है। चीन के ये बॉर्डर डिफेंस विलेज एलएसी से करीब 11 किलोमीटर की दूरी पर है। जानकारी के मुताबिक चीन ने एलएसी के करीब एक गांव में 250 से ज्यादा मकान बना लिए हैं। चीन एलएसी पर निगरानी बढ़ाने और युद्ध की स्थिति में सैनिकों को तेजी से मदद पहुंचाने के इरादे से ही ऐसे गांव बसा रहा है। खुफिया जानकारी के मुताबिक चीन की योजना लद्दाख से अरुणाचल तक एलएसी पर 700 गांव बसाने की है। इनमें से करीब 400 गांव ईस्टर्न सेक्टर में बसाए जाएंगे। बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स की तरह बनाए गए इन गांवों में हर तरह की सुविधाएं मौजूद होंगी और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारे गांव चीन की फौज पीएलए की निगरानी में है। G20 समिट के बाद जम्मू कश्मीर में मशहूर खीर भवानी मंदिर में लगने वाले मेले के लिए जम्मू से करीब 4000 कश्मीरी पंडितों का जत्था रवाना हुआ है। 125 बसों में सवार होकर श्रद्धालु खीर भवानी मेले के लिए निकल गए हैं। इस दौरान श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बना। महिलाएं डांस करती हुई दिखीं, जबकि भजन कीर्तन करते हुए श्रद्धालु खीर भवानी मेले के लिए रवाना हुए। हम हर साल जाते रहेंगे और आगे आगे संख्या बढ़ती जाएगी और भगवान की दया से एक वक्त वैसा भी आएगा कि हम वहाँ नवरे हर जो हमारा कश्मीरियों में फेस्टिवल है वो वही मनाएंगे। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इस तीर्थ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। रवाना होने से पहले बसों में कड़ी चेकिंग भी की गई। सिक्योरिटी की आप देख रहे हैं एलैबोरेट अरेंजमेंट्स हैं। पूरी यहाँ से जो सब गाड़ियाँ एक कॉन्वॉय के रूप में जाएंगी और रिस्पेक्टिव डेस्टिनेशन से पहुँच जाएंगी। खीर भवानी मंदिर में 28 मई को ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी पर बड़ा मेला लगने वाला है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए 4000 श्रद्धालु जम्मू से गांदरबल के लिए रवाना हुए हैं। हम देख रहे हैं भारी मात्रा में जो श्रद्धालु हैं वो न सिर्फ जम्मू कश्मीर से बट देश के अलग अलग कोनों से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं माता खीर भवानी के दर्शन करने के लिए। इससे पहले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने खीर भवानी मंदिर जाकर पूजा अर्चना की और वहां मेले के इंतजामों का जायजा लिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मणिपुर में हिंसा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। में हिंसा भड़काने वालों को गृह मंत्री अमित शाह ने सख्त चेतावनी दी है। अमित शाह ने कहा कि गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। 29 मई को अमित शाह मणिपुर का दौरा करेंगे। सियासत के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने नए संसद भवन की तारीफ की। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि नया संसद भवन समय की आवश्यकता थी, देर आए दुरुस्त आए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में लगभग 1 साल से जेल में बंद दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को आज राहत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर उन्हें 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी और कहा कि वो निजी अस्पताल में इलाज करवा सकते हैं। हालांकि अदालत ने कहा कि वो जेल से बाहर रहते हुए गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश न करें, मीडिया को कोई बयान न दें और कोर्ट की अनुमति के बिना दिल्ली से बाहर न जाएं। सिर्फ उनके स्वास्थ्य के लिए ऐसा डिसीजन कोर्ट ने लिया है और हम किसी बीमार व्यक्ति के इलाज के विरोधी नहीं है। दरअसल पिछले कुछ समय से जेल में सत्येंद्र जैन की सेहत बिगड़ने की खबर सामने आ रही है। उन्हें गुरुवार को अस्पताल में भी भर्ती करवाया गया। इसी को आधार बनाते हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मानवीय आधार पर जमानत की दरख्वास्त की। हालांकि ईडी के वकील ने जमानत का विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जैन को 11 जुलाई तक अंतरिम जमानत दे दी और निर्देश दिया कि उनके इलाज का ब्यौरा कोर्ट में जमा करवाया जाए। केजरीवाल सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे सत्येंद्र जैन करीब 1 साल से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने 29 मई 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था। ईडी के मुताबिक सत्येंद्र जैन के पास 4 शेल कंपनियों का वास्तविक नियंत्रण था, जिनका इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जा रहा था। ईडी की माने तो सह आरोपी अंकुश जैन और वैभव जैन सिर्फ डमी थे। इससे पहले 31 मार्च 2022 को ईडी ने जैन से जुड़ी कंपनियों से संबंधित 4.81 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को सीज किया था। 6 जून 2022 को सत्येंद्र जैन, उनकी पत्नी और सहयोगियों से जुड़े कई ठिकानों पर ईडी की टीम ने छापे भी मारे थे। छापे में 2 करोड़ 85 लाख रुपए नकद और 1.80 किलोग्राम वजन के 133 सोने के सिक्के भी बरामद किए गए थे। जैन पर गलत तरीके से कृषि भूमि भी खरीदने का आरोप है, जिसकी जांच जारी है।
सत्येंद्र जैन पर जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर ने भी 10 करोड़ रुपए वसूलने का आरोप लगाया था। सुकेश ने दिल्ली के एलजी को चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया था कि जेल में सुरक्षा और सहूलियत के नाम पर यह वसूली की गई थी। इसके अलावा सत्येंद्र जैन का जेल में रेप के आरोपी से मसाज कराने का वीडियो भी खूब वायरल हुआ था। उन पर जेल में वीवीआईपी सुविधाएं लेने का भी आरोप लगा था और बैरक में लोगों से मुलाकात का वीडियो भी वायरल हुआ था। सत्येंद्र जैन सीसीटीवी में जेल में रहते हुए होटल से मंगाया हुआ खाना खाते हुए भी दिखाई दिए थे।